तो आज जो है, आज किसी का पेपर हुआ, किसी का आज कोई एग्जाम वगैरह था? सर सर हो गया हो गया। किसका था सब्जेक्ट? सर। अब सर फिजिक्स का था मेरा। अच्छा, कैसा हुआ? सर आग लगा दी आग लगा दी किसने? पेपर ने या तुमने? सर मैंने। अच्छा, अच्छा हुआ। यस सर, बहुत अच्छा हुआ। तो बढ़िया, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो आराम करो, आज क्लास में करो, फिर मजे करो। यस सर। मतलब आई एम सेइंग जस्ट, मर्जी है आपकी। सर मजे तो जेई के बाद करेंगे, अभी तो टारगेट वही है। अच्छा, जेई की बात करोगे? ओके, ठीक है। और किसी का एग्जाम वगैरह आज, फिजिक्स वगैरह, बाकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री वगैरह हुआ हो किसी का ठीक ठाक? सर अभी नहीं है, बहुत दूर है एग्जाम से अभी। अभी दूर है? ओके। सर हाँ जी। एसएचएम का क्वेश्चन पूछना था। 3 क्वेश्चन है। एसएचएम का? यस सर। 3 क्वेश्चन है? यस सर। बताओ, छोटे तो बड़े तो नहीं है? ऐसा पता नहीं, लग तो रहे थे। बताओ क्या क्वेश्चन है। सर इसमें इस समय एक क्वेश्चन है सर, टू सोर्स ऑफ साउंड आर इन रेजोनेंस विद व्हेन। सर इसका आंसर बताऊं सीधा? हाँ बताओ। इसका आंसर है व्हेन दे आर एक्साइटेड बाय द सेम एक्साइटिंग डिवाइस। हाँ, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी और फेज वगैरह सेम होना चाहिए। तो तब पॉसिबल हो सकता है जब इनका डिवाइस सेम हो, जहाँ से आपके वो ले रहा हो, साउंड ले रहा हो, वो डिवाइस सेम होगा तभी फ्रीक्वेंसी और फेज सेम आएगा ना। अगर मान लो आपने 2 अलग अलग डिवाइस से इसे वो किया। सर रेजोनेंस तब होगा ना जब एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रीक्वेंसी मैच करेगी दोनों डिवाइस की। नहीं, यहाँ पे वो रेजोनेंस की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात चल रही है कि ये दोनों जो साउंड छोड़ेंगे वो आपस में रेजोनेंस करें, माने सुपर इम्पोज यहाँ पे करेंगे उसको। रेजोनेंस मतलब कि दोनों जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, तो उसको रेजोनेंस बोलेंगे। जो साउंड सोर्स S1 ने छोड़ा है और S2 ने छोड़ा है, तो तब पॉसिबल है अगर दोनों का जो है सेम वो हो, फेज हो, तब इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। और सेम फेज तब हो सकता है जब दोनों को जो है सेम सोर्स से हम कनेक्ट करें। अगर दोनों के सोर्स अलग अलग होंगे तो फेज जो है चेंज होता रहेगा बार बार, तो फिर वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो रिजोनेंस वाली कंडीशन, मैंने रिजोनेंस मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बढ़ने को रिजोनेंस बोलते हैं यूजुअली, तो एम्पलीट्यूड उस समय बढ़ेगा नहीं, है ना। वो तो एक फिक्सर कंडीशन होगी रिजोनेंस वाली जो मैं बताई थी कि एक्सटर्नल इंटरनल मैच करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जो है इसका मतलब ये होगा, ठीक है। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन है सर एक चीज, सर बोलो कृष्ण। सर इसके बाद वो जो कल वाला क्वेश्चन था वो बता दीजिए। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन कौन सा वाला, जो हमारा एक रह गया तो फ्लाई व्हील वाला? यस सर। अच्छा, देखते हैं इसको। फ्लाई व्हील का आंसर मैच नहीं हो रहा था, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बताओ एसएचएम का। सर एक क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ इज मेड इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। सर यहाँ पे ये लगा है कि मैंने कि एल की जगह रेडियस ऑफ अर्थ को पुट करा है, तो मेरा आंसर 84 के करीब आ रहा है, पर इसका आंसर है 59.8। हाँ, इसमें क्या होगा एक्चुअली, आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि इसका लेंथ काफ़ी बड़ा है। तो जो लेंथ बड़ा होगा तो इसमें जी सर है। लेंथ तो हमें पता ही है ना, 6400 किलोमीटर। हाँ पता तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जी का वैल्यू चेंज होता रहेगा ना, तो जब ये ऐसे ऑसिलेट करेगा तो यहाँ जी का वैल्यू डिफरेंट होगा, यहाँ जी का वैल्यू डिफरेंट होगा। यस सर, हो सकता। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। तो इस क्वेश्चन में एक कहाँ पे स्कूल में आएगा आपको क्वेश्चन? नहीं ऐसे ही पूछा, बुक में था। बुक में था तो उसको अलग से देख लेंगे, इसके इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। ठीक है सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, ए पार्टिकल एक्सिक्यूट एसएचएम विथ फ्रीक्वेंसी v, the frequency with which kinetic energy will oscillate। ये तुमने किया ही था। अगर सर फ्रीक्वेंसी हमारी, काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे? भाई हमारा जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है ना इसका, ऐसे चिमका। और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो बनता है वो कैसे बनता है, इसमें ऐसे बनता है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब इसका एक ऑसिलेशन ये होता है एसएचएम का, दूसरा ऑसिलेशन यहाँ पे होगा। तो जब इसने 2 ऑसिलेशन किए, काइनेटिक एनर्जी कितने ऑसिलेशन कर दिए? 4। 4 कर दिए।
डबल कर दिया, सही है सर, हो गया। डबल पे 2 कर ही दिया है इसका आंसर। है ना, 2 नहीं होगा। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो वो भी 2 आ जाएगी। ठीक है, यस। ठीक है, चलो लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था फ्लाई व्हील वाला, उसका आंसर हमारा शायद मैच नहीं हुआ था, तो यहाँ पे कुछ और पूरी स्लाइड। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि फ्लाई व्हील का सर मास 25 kg। मास 25 केजी था। ओके, सर 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 240 रेवोल्यूशन पर मिनट था। ठीक है, सर रेस्ट पे लाने के लिए उसको 20 सेकेंड्स। ओके। ओमेगा फाइनल आपकी 0 हो रही है, 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। निकालना क्या था हमें इसमें? सर आर भी दे रखा है 0.2 ओके, मीटर। मीटर। और निकालना क्या था हमें? सर फोर्स निकालनी थी शायद। एक तो टॉर्क होगा शायद और फोर्स होगा, ऐसे कुछ जगह है ना। एक मैं देख ही लूँ यहाँ पे, 240 रेवोल्यूशन पर सेकंड वाला क्वेश्चन था ना ये। हाँ ये रहा, इसमें बोला था टॉर्क इज ड्यू टू अप्लाइड फोर्स ऑन द रिंग एंड व्हाट इज द फोर्स, और टॉर्क दोनों पूछा था आपको, टॉर्क और फोर्स पूछा था। इसमें हमने ट्राई ये कर रहे थे कि हम इसको टाउ इक्वल टू आई अल्फा से ट्राई कर रहे थे। हमें यहाँ पे आई चाहिए उसके लिए, तो टाउ निकल आएगा हमारा। अल्फा तो यहाँ पे आई जाएगा, अल्फा तो आपका हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। आई आपका जो होगा यहाँ पे वो कितना लेंगे, इस पे हमने mr² लिया था, हमने इसको रिंग माना था। फ्लाई व्हील दोनों होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, हॉलो भी होते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि क्या है ये। तो अगर मैं हॉलो मानूँ इसको, तो मैंने रिंग मानूँ इसको, तो आपका mr² आएगा। अगर आप सॉलिड मानोगे तो mr²/2 आना चाहिए इनर्शिया। तो mr² लेते हैं अगर, तो टॉर्क कितना आता है हमारा 0.25, सॉरी 25 किलो, यहाँ पे तो 25 r का स्क्वायर। r कितना है? सर अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा तो फिर वो दिया होगा ना। हाँ हाँ, नीट में तो मेंशन कर देते हैं, वो इनर्शिया भी लिख देंगे उसमें, या फिर बोल देंगे कि हॉलो है या कैसे है। आपका ओमेगा फाइनल 0 है, माइनस इनिशियल 240 है, टाइम आपका 20 सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर जो आ रहा था इससे, अच्छा इसमें 240 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 240/60 करेंगे तो पर सेकंड आ जाएगा रेवोल्यूशन, और फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा भैया। तो ये आपका आ गया 4 दूनी 8 पाई। 8 पाई। यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, तो आपका जो आंसर है ये 25 अट्ठे 200, 200/20 इंटू 0.4, तो 10 से कट जाएगा तो 0.4 आ रहा है। तो और इसमें जो आंसर दिया हुआ था 0.2 दिया हुआ था इन लोगों ने, तो 0.2 देने का था इन्होंने सॉलिड माना होगा, यानी इसको m/2 किया होगा इन्होंने। ठीक है, तो 0.2 इंटू पाई आएगा, पाई भी था ना यहाँ पे, ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो mr² आना तो 0.4 आना चाहिए। नहीं, अगर mr²/2 लोगे तो फिर आपका 0.2 आ जाएगा, अभी तो 0.4 आ रहा है। तो सर ये भी हमारा वाला भी तो सही है। हाँ सही है। फ्लाई व्हील एक्चुअली पहले यूज होते थे ना, पहले जो यूज होता था जहाजों में यूज होता है फ्लाई व्हील, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो वो सॉलिड होता था। मैंने जहाज जो पानी के जहाज वगैरह होते हैं, तो उसमें बेसिकली यूज होते थे ये फ्लाई व्हील वगैरह। लेकिन अब जो आ रहे हैं अब तो वो हॉलो भी आ जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सॉलिड फ्लाई व्हील ही चाहिए आपको। तो ये प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है वैसे तो हो सकता है सॉलिड मान के चलें। तो आप सॉलिड ही ले लेना, अगर किताबों में क्योंकि यूजुअली सॉलिड ही लेते हैं ये लोग, तो हम सॉलिड ही ले लेंगे फिर। ठीक है, यस सर। तो टॉर्क आ गया हमारा। अब फोर्स निकालना था, फोर्स निकाल लोगे, टॉर्क हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस। सर अगर कुछ ना दिया हो तो फिर सॉलिड मान लेंगे। हाँ, कुछ ना दिया हो तो सॉलिड मान लेंगे। ठीक है, और टॉर्क फिर हमारा फोर्स इनटू रेडियस हो जाएगा, तो फोर्स हमारा टॉर्क बाय रेडियस हो जाएगा। टॉर्क आपने निकाल लिया यहाँ पे 0.2 पाई, रेडियस आपको दिया हुआ था यहाँ पे 0.2, तो आपका आंसर पाई आ जाएगा न्यूटन मीटर।
ये आंसर दिया भी हुआ था, राइट? यस सर। ओके, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी हैं। तो हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। जो 3 इक्वेशन आपकी होती हैं, उसके अलावा F इक्वल टू ma के कॉरस्पॉन्डिंग हम पे T इक्वल टू आई ओमेगा होता है, यहाँ पे सॉरी आई अल्फा होता है, और एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम की जगह पे ऐसा, और सिमिलर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन इजी है यूज करने में। तो आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लेना, घबराना मत, ऐसी कुछ इक्वेशन बन जाएगी आपकी, हो जाएगा। अच्छा, जिनका फिजिक्स का पेपर हुआ उनका क्या आया था वो बता दो एक बार, ताकि बच्चों को, बाकी लोगों को आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। आपका क्या आया था इस पर्टिकुलर टॉपिक में, रोटेशन वाले चैप्टर में, आज के पेपर में? चलेगा क्या सही नहीं? अच्छा चलो, हम लोग पता करते हैं। एंजॉय करना भी जरूरी है चीज़ों को। सर डेरिवेशन तो जरूर दियो। डेरिवेशन क्या बोल रहे हो? डेरिवेशन जरूर दियो इस चैप्टर में। हाँ, डेरिवेशन तो है। डेरिवेशन आप देख लेना, यूट्यूब पर डली हुई है, वो देख लेना, 3-4 डेरिवेशन डली हुई है उसमें इस चैप्टर की। और मेरे पेपर में एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, सब डेरिवेशन। सब डेरिवेशन थी, ओके। तो आप थोड़ा अलर्ट रहना फिर पेपर में डेरिवेशन में। यस। चलिए, तो अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं इसमें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जो डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं वो हमें देखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जो बॉडी का डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मास था, तो यहाँ पे इनर्शिया आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि उसके रोटेशन में वो करता है, मैंने रोटेशन में काइंड ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे इसके ट्रांसलेशन मोशन में मास जो है एक इनर्शिया की तरह बिहेव करता है, ऐसी रोटेशन में भी एक आपका जो फैक्टर है आई, ये जो है इनर्शिया की तरह बिहेव करेगा। तो जो हमारा इनर्शिया आता है वो हमें निकालना है, तो निकालते हैं। तो इनर्शिया निकालने का सर क्यों करेगा उसकी तरह भी? एक्चुअली जैसे आप मास को मूव कर रहे हो, तो मूव करने के लिए फोर्स चाहिए आपको। खुद मूव क्यों नहीं करता मास? क्योंकि उसमें एक इनर्शिया है। तो यस सर। वो इस इनर्शिया को या मास बोलते हैं, मैंने बोलते हैं इनर्शिया का प्रोपोर्शन है मास के, है ना? तो इसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको इनर्शिया बोलोगे, इस बॉडी का इनर्शिया है। ऐसे ही जब किसी चीज़ को आप रोटेट कराओगे तो आपको टॉर्क चाहिए, तो भाई खुद रोटेट क्यों नहीं करती है? तो इसको रोटेट करने के लिए इसमें एक इनर्शिया है जिसको रोटेट खुद नहीं होने देगा, आपको कोई टॉर्क चाहिए तभी रोटेट करेगा, राइट? सर ये आई पे इनर्शिया ही है ना? हाँ, ये वाला आई जो है ये भी इनर्शिया है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। ये इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके सर। सर हाँ जी, सर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? एक्सेलरेटेड एंड नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम बोल रहे हो आप? यस सर। न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं और नहीं होते हैं, 2 फ्रेम होते हैं ना आपके, एक तो इनर्शियल होता है, एक नॉन इनर्शियल होता है। जहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड होता है, ए इसका 0 होता है, न्यूटन लॉ वैलिड होता है। इसको हम बोलते हैं इनर्शियल। अगर यहाँ पे ए 0 ना हो, इसका न्यूटन लॉ वैलिड यहाँ पे नहीं होते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं हम? सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है मुझे, है ना? तो फिर हम यहाँ पे न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए एक और फोर्स लगाते हैं, सूडो फोर्स। अब न्यूटन लॉ वैलिड हो जाते हैं, यहाँ पे हम सूडो फोर्स एक अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सूडो फोर्स लगता है हमारा। तो दिस इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी हम लोग जैसे कोई लिफ्ट है आपकी और ये एक्सेलरेट कर रही है, इस पे अगर आप पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो ये एक तरह का नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है? और अगर मान लो लिफ्ट रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये एक तरह का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
क्लियर हो गया? यस सर। ओके, पेपर में आया था क्या आपके? हाँ सर, इस टाइप से कुछ आया था। हाँ, आ जाता है क्वेश्चन, तो तैयार कर लेना इसको सर देखना। ऐसा आया था कि लिफ्ट के अंदर पेंडुलम लटक रहा है और एक ऑब्जर्वर देख रहा है उसको लिफ्ट में। हम्म, तो कौन सा फ्रेम होगा ये बोला था? हाँ सर, यही पूछ रहे थे। अच्छा, तो अगर लिफ्ट में पेन, देखो ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है उस पर डिपेंड करेगा ये। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है लिफ्ट के अंदर, तो ये ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसे नॉन इनिशियल फ्रेम है। ठीक है, ओके। तो अब जो इनर्शिया निकालने का तो फॉर्मूला होता है, देखो अगर हमें इनर्शिया निकालना हो तो जो फॉर्मूला आपका आएगा वो आएगा ऐसे, mr² आता है। ठीक है, देखो आपको मान लो काइनेटिक एनर्जी निकालनी किसी बॉडी की, या मोमेंटम निकालना है, या कुछ निकालना है, तो एक बॉडी बॉडी अगर है, मान लो इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालूं मैं, तो इसमें कई सारे पार्टिकल हैं, और मान लो ये बॉडी रोटेट कर रही है, सपोज केवल रोटेट कर रही है, चल नहीं रही, और मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करूँ इसकी, तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी जो होगी वो हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2², ऐसे करते करते इतने पार्टिकल इसमें होंगे, 10 लाख पार्टिकल, 1 करोड़ पार्टिकल, सबके लिए ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो मेरी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो v होगा पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का जो v होगा वो डिपेंड करेगा इसके डिस्टेंस पे। v उसका ऐसे होगा, टेंजेंशियल होगा, तो मैं v को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा r लिख सकता हूँ v को। अगर इसके ओमेगा से रोटेट कर लिए और इसका डिस्टेंस r है, तो आई कैन राइट दिस इज ओमेगा r, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m1 ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर। ये तो सेम होगा सबके लिए, ओमेगा तो सेम होगा, ओमेगा तो सेम होगा, तो आपका जो है ओमेगा कॉमन आ जाएगा, तो यू कैन फाइंड ओमेगा एज कॉमन, यू कैन टेक ओमेगा एज कॉमन, तो इट विल बिकम हाफ m1। अच्छा, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v का स्क्वायर करोगे तो v ओमेगा r पुट करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा आपका m2 r2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो काइनेटिक सर ये ओमेगा कहाँ से आ गया? ये हमने पुट किया है v इक्वल टू ओमेगा r, ये रिलेशन है ना, जब सर्कुलर मोशन आपका होता है तो उसमें जो v होता है वो ओमेगा के बराबर होता है ना। यस सर, ये तो ये मैं पुट किया है यहाँ पे। तो इससे हमारा ये है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, दिया है, मैं हाफ भी कॉमन ले लेता हूँ, तो हाफ इंटू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब इसे अगर आप कंपेयर करो हाफ mv² से, काइनेटिक एनर्जी से, जो हमारे ट्रांसलेशनल मोशन में होती है, तो रोटेशन मोशन में ये चीज आपकी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई, हाफ की जगह हाफ आ गया, तो बाकी क्या बचा, ये इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, दिस इज आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो है यहाँ पे वो हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये r पे डिपेंड करेगा आपका कि r कितना है और मास कितना है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मास का, उस पर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल होगा तो mr² लिखेंगे, कई सारे पार्टिकल होंगे तो ऐसे ऐड कर लेंगे, और अगर कंटिन्यूअस बॉडी होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। उस केस में हमारा आई जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, इसका फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो भी आपकी सर उसमें ओमेगा कहाँ चला गया? बॉडी है। ओमेगा तो हमने कंपेयर किया ना भाई, हमने जैसे कंपेयर किया, ये हाफ से हाफ कंपेयर, ये है ओमेगा स्क्वायर हमारा, ये बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे इससे, तो ये जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इनर्शिया के इक्विवेलेंट है ये चीज। यस सर। जैसे यहाँ पे ये मास था, ये मास के इक्विवेलेंट हो गया, तो ये रोटेशन मोशन में उसका एक वर्जन है, ट्रांसलेशन में मास का जो वर्जन है यहाँ पे वो ये है ना, यस सर। तो अगर कंटिन्यूअस बॉडी होगी तो वी विल इंटीग्रेट दिस थिंग। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो है ये, इसमें काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, वैसे ये स्कूल के सिलेबस में मेरे ख्याल से आउट ऑफ कोर्स है इस बार,
लेकिन जिनके टीचर जो है कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे वो लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन इसमें। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, जैसे मान लो रॉड का केस है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ, तो डिपेंड करेगा आपका कि पार्टिकल आप इनर एक्सिस कहाँ पे ले रहे हो, है ना। जैसे मान लो सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं पहले। अगर सिंगल पार्टिकल कोई है, मैं इसके अबाउट इसका इनर्शिया लूँ, इसका मास m1 है, तो इसका इनर्शिया हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर। लेकिन मान लो एक्सिस यहाँ पे होता तो इनर्शिया क्या होता, मेरा ज्यादा हो जाता। उस केस में मेरा जो I2 होता है इसके अबाउट, ये 1 एक्सिस है, 2 एक्सिस है, तो I2 जो आएगा वो m2 r2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये r2 ज्यादा है क्योंकि, तो मेरा इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी ये इनर्शिया डिपेंड करता है कि आपका एक्सिस कहाँ पे है। अगर मास उससे दूरी पे है, एक्सिस उस मास से दूरी पे है, तो आपका इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। अब मैं मान लो रॉड पे निकालता हूँ, तो रॉड में कई सारे पार्टिकल हैं, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो मैं इनर्शिया इसके अबाउट भी निकाल सकता, मैंने किसी भी एक्सिस के अबाउट सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज, mr स्क्वायर। सर, वो आई जो ले रखा है। हाँ, जो हम आई ले रहे हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इनर्शिया नहीं होगा इसमें, मूव नहीं कर रहा सर। नहीं, उसी को जो आपका रोटेशन मोशन होता है उसमें जो इनर्शिया होता है उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना, अलग अलग चीज थोड़ी है। जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया को मास बोलते हैं, यस सर। यहाँ पे हम इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। सर ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा इस समय। नहीं, मूव नहीं करना। अगर मूव कराओगे तो उसका इनर्शिया ये है, मैंने आप इस एक्सिस के अबाउट अगर इसे रोटेट कराओगे तो इसका इनर्शिया इतना होगा, अगर कराओगे तो। भाई कोई पार्टिकल अगर मूव नहीं कर रहा तो मास तो उसका होगा ही ना। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो इनर्शिया में मास, तो मास तो होता ही है, मूव करे ना करे। सर अगर मूव कर रहा होता तो फिर इनर्शिया भी आ जाता ना। नहीं, मूव कर इनर्शिया मतलब क्या आता फिर, अगर मूव कर रहा होगा तो मास। यस सर, समझ आ गया। आप समझो, अगर केवल देखो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो इसका इनर्शिया n के बराबर है, इसमें और कोई इनर्शिया नहीं है। अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका इनर्शिया mr स्क्वायर के बराबर है, और कोई इनर्शिया नहीं है इसमें, अगर ये रोटेट कर रहा है। अगर ये दोनों काम कर रहा है फिर आ सकता है दोनों चीजें आपकी, ठीक है। यस सर, वही पूछ रहा था मैं, अगर ये दोनों काम कर रहा है। हाँ, दोनों करेगा तो हो सकता है। तो अभी तो हमने माना है कि एक्सिस के अबाउट केवल प्योर रोटेशन कर रहे हैं। चलिए, अब मैं मान लो इनर्शिया निकालता हूँ और मेरा एक्सिस ये है, तो इसके अबाउट इनर्शिया निकालने के लिए मुझे एक स्मॉल मास लेना पड़ेगा और इसका डिस्टेंस कुछ मानना पड़ेगा। तो इसका जो इनर्शिया आएगा डी आई विल बी इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। कितना आएगा इनर्शिया इस फॉर्मूले से। अब टोटल इनर्शिया निकालने के लिए मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई विल इंटीग्रेट। अच्छा, डीएम की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, मेरे को इंटीग्रेशन तो एक्स की फॉर्म में चाहिए ना पूरा ये, तो डीएम की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ डीएम की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। पर मीटर पहले मास निकाल लिया और फिर इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लिया, मेरा मास आ गया डीएम इंटू एक्स। यस सर। ओके, अब जो है डीएम को मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ ml एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये मुझे इंटीग्रेट करना है। लिमिट क्या रखूँ, एक्सिस मेरा ये है 0 से L। 0 से L। कितना जाएगा ml एक्स क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन इसका 0 से L पुट करोगे तो ml क्यूब बाय 3L आ जाएगा और फाइनली ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। ml स्क्वायर बाय 3 यहाँ पे हमारा इसके अबाउट इनर्शिया आ गया ml स्क्वायर बाय 3। ये क्लियर हो सबको, क्लियर हो? यस यस सर। अगर मैं इसके अबाउट हूँ इनर्शिया तो ज्यादा आएगा कम आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट? कम आएगा सर। क्यों कम आता है? सर तो फिर जो उसका राइट वाला होगा वो जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा ना फिर। करेक्ट, यहाँ पे ना पार्टिकल का डिस्टेंस, यहाँ पे तो पार्टिकल का डिस्टेंस जो था इसका इतना था, इसका इतना था, इसका इतना था, तो काफी डिस्टेंस था पार्टिकल का। लेकिन जब आप बीच में ले लोगे तो आप डिस्टेंस लोगे तो इसका इतना, इस पार्टिकल का इतना, इस पार्टिकल का इतना,
तो यहाँ पे एवरेज आप लिखोगे तो एवरेजली यहाँ पे डिस्टेंस कम है पार्टिकल्स का, तो यहाँ पे इनर्शिया आपका कम आना चाहिए। कितना वैल्यू आता है यहाँ पे? ml²/6। नो, ml²/12। ठीक है, अभी Yes. निकाल लेते हैं अभी। ये एलिमेंट ले लेते हैं, इसका फिर वही dx लेंथ होगा और इसका मास होगा m/l इंटू डी एक्स। मेरा इनर्शिया आ जाएगा इसका di इक्वल टू हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर विच इज m/l इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक तो सेम है जो मैंने पहले किया था। अब मुझे i निकालना है, तो आई विल इंटीग्रेट di, तो कितना बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m/l एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट क्या पुट करूँगा? -l से +l। नो, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? -L/2 से L/2। Yes, sir. है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ml x³/3 इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ -l/2 से +l/2, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा m/l 3l तो बाहर ले लो, x³ का वैल्यू पुट करोगे तो l³/8 माइनस l³/8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ गया l³/8 प्लस l³/8 यानी कि 2l³/8 यानी l³/4 m/3l। l से एक s पे काट दो तो स्क्वायर आ जाएगा, तो आ गया ml²/12। दिस इज द इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो ये हमें याद होनी चाहिए सारे इनर्शिया जो भी डिफरेंट है हमारे रॉड के हैं, एंड प्लेट, रिंग, स्फीयर, हॉलो, सॉलिड स्फीयर, ये सब हमें होना चाहिए याद। ठीक है, और निकालने का जो है मेथड सर सर वो L/2 से सर L/2 क्यों लिया? हमें डिस्टेंस लेना था ना, यहाँ से डिस्टेंस कहाँ से लेना था? एक्सिस से डिस्टेंस। एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है पार्टिकल का? अच्छा हाँ सर, हाफ कर दिया, ठीक है सर। हाफ ही हो सकता है ना, एल तो हो नहीं सकता, एल तो यहाँ से हो सकता था। यस सर। इसलिए हमने यहाँ पे 0 से एल लिया और यहाँ पे -l/2 से +l/2 लिया। एक्सिस पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, यस सर। ओके, चलो आगे करते हैं। तो ऐसे हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। मान लो रिंग का निकालोगे तो रिंग का कितना आएगा? रिंग का इसके अबाउट निकालोगे तो इसमें क्या है, सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस में आपके, कोई भी पार्टिकल में लो तो डिस्टेंस सेम है इस एक्सिस से, सबका इनर्शिया सेम होगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो सबका डिस्टेंस सेम होगा। r² विल बी कांस्टेंट, dm को इंटीग्रेट करोगे तो मास आ जाएगा, mr² आ जाएगा इनर्शिया। तो रिंग के केस में दिस इनर्शिया कम्स आउट टू बी mr²। दिस इज द केस ऑफ द रिंग। डिस्क के केस में सर ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा? हाँ, ये याद रखना पड़ेगा। 0 से r तक। हाँ, इसमें पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक रिंग बनानी पड़ेगी यहाँ पे, इस रिंग का इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो अब आपके सिलेबस में तो ऐसा है नहीं, बता देता हूँ फ्री में। यहाँ पे एक रिंग मान लोगे आप, और रिंग में जो है रिंग का थिकनेस मान लेते हैं हम dr। ठीक है, तो यहाँ पे थिकनेस रिंग का dr मान लेंगे। तो रिंग का थिकनेस अगर dr है तो उसका इनर्शिया निकालना है हमें, तो उसका इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, और थिकनेस आप मान लो dx उसकी। तो dm कितना हो जाएगा मेरा? dm निकालना है मुझे तो m/l इंटू dx। m/l, l नहीं आएगा। m/r। नो, एरिया आ जाएगा m/एरिया। m/a, m/πr² इंटू इसका एरिया। इसका एरिया कितना होगा जो हमने रिंग मानी है?
सर एम बाय आर होना चाहिए था ना। भाई एम मास कितनी जगह पे है, कितने पूरे एरिया में है ना एम मास, यस सर। तो पर यूनिट आपने एरिया मास निकाल लिया पहले, अब इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिंग का जो एरिया होगा तभी तो इसका मास आएगा। यस सर। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा रिंग का। पाई आर स्क्वायर। नहीं, ये तो हमारी वैसे रिंग है ना, मैंने रिंग है ना ये, वो थोड़ी है, प्लेट थोड़ी है। सर ये इसका हो जाएगा पाई डी एक्स स्क्वायर। देखो इस रिंग को अगर मैं काट दूं यहाँ से और लंबाई में खोल दूं, इसकी लेंथ कितनी होगी। 2 पाई इंटू में एक्स 2πx, और थिकनेस कितनी होगी डी एक्स। dx, तो एरिया कितना हुआ 2 पाई एक्स डी एक्स। ये होगा। ठीक है, तो ये इसका मास आया डी, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया, इसका एरिया जो आपने एलिमेंट माना है वो, इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, सर अब इसको इंटीग्रेट भी करेंगे ना। इंटीग्रेट करेंगे तो ये दिया ही है तो ये क्लियर हो गया, सबको डाउट तो नहीं किसी को भी। इंटीग्रेट करोगे तो ये m तो बाहर ही आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर ले सकते हो, ये आर स्क्वायर है, 2 को भी बाहर ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा फिर एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, लिमिट क्या रखूँ, सर इसके लिमिट 0 से आर। 0 से आर, तो ये हो जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर एक्स क्यूब के बारे एक्स 4/4 लिमिट 0 से आर, तो ये आर की पावर 4/4 हो जाएगा, और ऊपर 2 भी है यहाँ पे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये एम आर स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एम आर स्क्वायर बाय 2 आना चाहिए, एक आर हमारा गायब है कहीं पे, एक्स क्यूब आया है हमारा यहाँ पे 2πx dx इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की सर पावर हमारे 2 ही तो आ रहा है। 2 यार है, यस Yes. सर। नहीं एम आर क्यूब, अच्छा हाँ ठीक है, सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आर 4। सही है, मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर 2 आ गया, सही है। सर ये कैसे आया ये सब भी मतलब याद रखना पड़े, मतलब तरीका अभी तो मालूम होना आपके सिलेबस में नहीं है ये, मैंने हटा दिया है सिलेबस में, इस बार तो हटा ही रखा है, आई थिंक पहले से हटा रखा है स्कूल के सिलेबस से। और सर नीट के लिए तो फॉर्मूलाज ही याद होने चाहिए डायरेक्ट। हाँ, नीट में फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती आपको। और सर नीट में वैसे ऐसे इंटीग्रेशन वाले दूसरे क्वेश्चंस के लिए ये तो नॉर्मल याद ही रखने होते हैं, आते हैं इंटीग्रेशन वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि रॉड है, रॉड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा एक्स है डेंसिटी इसकी, लैम्डा इक्वल टू समथिंग है, मान लो कि x + 5, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा या इनर्शिया कितना होगा। तो आपने तो कांस्टेंट डेंसिटी मान ली है ना आपने, तो आपने तो कर लिया, लेकिन अगर मान लो कांस्टेंट ना हो डेंसिटी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नीट में, आया भी है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे जरूरत पड़ जाती है ओके सर। है ना। बट अभी तो जैसे सिलेबस चेंज हुआ है मेरे ख्याल से 1-2 साल से चेंज हुआ है ये, तो मेरे ख्याल तब से तो कोई आया नहीं था क्वेश्चन, तो आई डोंट नो कि नीट वाले देंगे नहीं, पर ये इजी है तो याद रख सकते हो, इतना बेसिक है। इस मैंने तो बेसिक कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, क्योंकि आईआईटी वालों के लिए तो और कॉम्प्लेक्स करते हैं वो लोग, स्फीयर का भी निकालते हैं, प्लेट मान के वो मानते हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सर अब तो बहुत सिंपल कर दिया सर, एनसीईआरटी के एग्जांपल भी दे देते हैं फिजिक्स के पेपर में। हाँ, तो इजी कर रहे हैं इस साल, तो वैसे भी इजी आने वाला नीट का पेपर भी, अभी तो इस साल भी इजी है, अगले साल भी इजी आने वाला है। जेई का देखा आप लोगों ने कितना इजी है इस बार। यस सर। यस सर। सर फिर कट ऑफ भी बहुत बढ़ जाते हैं ना, वो भी तो दिक्कत है। अब वो तो दिक्कत है ही भाई, उसमें फिर आपको पूरा पूरा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा, इसमें हमने जो एलिमेंट माना हमने ऐसे नहीं माना है ना, ऐसे मानेंगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों नहीं माना ऐसा एलिमेंट, हमने एलिमेंट को रिंग माना, सर फिर डिस्टेंस फिर इसमें भी बदलता रहेगा ना। इसमें हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है ना, यस तो सर। आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे dm × x² di, क्योंकि यहाँ तो x ही अलग अलग है हर पॉइंट का, तो हम ऐसा एलिमेंट लेंगे कि हमारा डिस्टेंस एटलीस्ट सेम हो, तो हमने फिर ऐसा लिया।
ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या एलिमेंट लेना है। ओके, तो ये हमें याद रखना है, डिस्क का इनर्शिया mr²/2 आया है, रिंग से कम आया है इनर्शिया। ऐसा क्यों हुआ, रिंग से कम क्यों आया इनर्शिया? क्योंकि सर इसमें कुछ पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो r से कम है ना, जबकि रिंग में सब पॉइंट का डिस्टेंस r था, तो इसलिए इनर्शिया भी कम हो गया फिर हमारा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा तो। तो हमारा यहाँ पे क्या था कि सारे पॉइंट r डिस्टेंस पे थे, तो इनर्शिया ज्यादा आया। यहाँ पे कुछ मास हमारा अंदर था, एक्सिस के पास था, आप ये बोल सकते हो कि मास हमारा एक्सिस के पास था। जब एक्सिस के पास हमारा मास आ जाएगा तो इनर्शिया घट जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ कि हॉलो स्फीयर एक है और एक सॉलिड स्फीयर, दोनों का मास बराबर है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा आएगा, हॉलो का या सॉलिड का? होलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर का कितना आता है? 2/3 mr²। और सॉलिड का कितना आता है? 2/5 mr²। सर इसका रीजन एक बार और बता दीजिए। इसका रीजन ये है कि आपने देखा इनर्शिया हमारा mr² होता है ना, तो जितना r ज्यादा होगा उतना ही जो है आपका इनर्शिया ज्यादा आएगा। तो अब जैसे यहाँ पे देख लो हॉलो स्फीयर है और ये आपका एक्सिस है, तो आपका जो मास होगा स्फीयर का वो सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेट है। तो अगर उसकी दूरी आप निकालोगे तो ये दूरी लोगे आप मास की एक्सिस से। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड स्फीयर है उसमें पूरा मास है, हर जगह मास है। जब दूरी लोगे पॉइंट की तो किसी की ये लोगे, किसी की इतनी लोगे, किसी की इतनी लोगे, तो ये एक्सिस से पास में है, तो इसका इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि मास जो एक्सिस के पास भी है, कुछ मास बाहर है, कुछ मास पास में है, लेकिन यहाँ सारा मास ही बाहर की तरफ है, तो यहाँ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ का हमें ये याद रखना है, सॉलिड स्फीयर का और हॉलो स्फीयर का जो इनर्शिया होता है, क्या लिख दिया मैंने? सर ये आया कैसे, इसकी तो जरूरत नहीं है ना। नहीं, इसका फिर इंटीग्रेशन बहुत अच्छे वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो नहीं करना। वर्टिकल से एंगल मार के एलिमेंटल रिंग लेते हैं। हाँ, हॉलो के केस में रिंग माननी पड़ेगी, सॉलिड के केस में डिस्क माननी पड़ेगी। तो एक बार हॉलो का कर लेंगे तो फिर हॉलो वाले से स्फीयर का निकलेगा, उस स्फीयर से फिर उसको फुल का कर लेंगे सॉलिड का। मैंने स्फीयर, मैंने उसको एलिमेंट मान लोगे स्फीयर को, उससे करके फिर वैसे बोल रहे हैं। सर अगर हॉलो में लेंगे तो अगर हम उसको इंटरसेक्ट कर देंगे वर्टिकल से, अगर थीटा एंगल लेते हैं तो जो रिंग होगी उसका रेडियस हो जाएगा r/d sin थीटा, तो वहां से हम उसको कर सकते हैं। तो रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे, तो या तो हमें को सरफेस इंटीग्रेशन आता हो, नहीं तो फिर हमको उसको डबल एलिमेंट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वहां से हमारे पास वो हॉलो का आ जाएगा। और अगर हमको हॉलो का पता चल ही गया है तो फिर हम सॉलिड में एक एलिमेंटल हॉलो स्फीयर ले लेते हैं, एलिमेंटल इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि उसका तो छोटा सा हमने एलिमेंटल हॉलो स्फीयर लिया है, उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता ही है। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एडवांस वगैरह की बुक्स वगैरह में, और भी ऐसे कॉम्प्लेक्स केस दिए हुए हैं, तो सर ये करवाइएगा मत प्लीज। नहीं करवा रहा भाई, मैं नहीं करवा रहा। सर चलो ये याद रखना, ये याद रखना लेकिन। ठीक है, यस सर। चलो आगे चलो फिर। इसमें एक टर्म आती है रेडियस ऑफ जायरेशन, या रेडियस ऑफ गायरेशन भी बोलते हैं कई बार। तो ये क्या होता है, ये होता है कि मान लो कोई बॉडी है, कैसी भी रैंडम बॉडी है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I आया सपोज। ठीक है, इसका मास m है, तो I कुछ आएगा, मान लो k टाइम्स mr², ऐसा कुछ आएगा इनर्शिया इसका, है ना। ये कुछ c टाइम्स मान लो, या जो भी है c टाइम्स मान लेते हैं, ये तो हम इसके लिए यूज करेंगे अभी। अब मान लो मैं एक इस पूरी बॉडी को एक पिचका के पॉइंट मास बना दूं और यहाँ कहीं रख दूं, और ये डिस्टेंस मान लो k के बराबर है, इसका इनर्शिया कितना आएगा? mk²। ये आएगा mk² आएगा। ठीक है, तो अगर हम k की वैल्यू ऐसे लें कि ये इनर्शिया और ये इनर्शिया बराबर हो, जो इनर्शिया आपने यहाँ पे निकाला इंटीग्रेट करके,
ये इंटीग्रेशन आपस में बराबर आए, ये इनर्शिया आपस में बराबर आए, तो उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? वो डिस्टेंस है जिसपे कि मैं सारा मास पॉइंट मास की तरह रख दूं और मेरा इनर्शिया सेम आ जाए, तो वो मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो मेरा आई आया था, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, जो मेरा आई यहाँ पे निकल के आया था, या फिर ये वाला आई है, और के कितना आ जाएगा फिर मेरा आई बाई एम का रूट, दिस इज माई रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू को बता सकता है मुझे? अगर मैं हॉलो स्फीयर की बात करूं तो कितनी वैल्यू आएगी रेडियस ऑफ जायरेशन की? √2/3r। सबका ये आ रहा है? यस सर। आई जो है आपका 2/3 mr स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप करेंगे तो r बाहर आ जाएगा आपका। तो दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो सबका अलग अलग हो सकता है, रिंग का अलग होगा, रिंग का तो बराबर ही होगा, mr स्क्वायर है उसका तो r ही आ जाएगा उसका। तो डिस्क में कितना आ जाएगा ये? r/√2। r/√2। वहाँ पे आपका mr स्क्वायर बाय 2 होगा तो r/√2 आ जाएगा। तो ऐसे हम किसका भी निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक, तो इसको भी आगे देखेंगे, एक जगह हमें जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप कर लेना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है रेडियस ऑफ जायरेशन, तो कई बार क्या होगा ना, आपको मान लो कुछ रिंग दे दी, तो ये बोलेगा रिंग का के इतना है, आपको इनर्शिया नहीं देगा या रेडियस नहीं देगा, आपको मास दे देगा और बोलेगा के इतना है, आपको बताओ क्या क्या होगा, टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क आपका क्या होता है? आई अल्फा होता है मान लो। तो आई अब क्या लिखूंगे यहाँ पे? एम के स्क्वायर डायरेक्ट, है ना, क्योंकि इनर्शिया सेम आता है, जब आप एम के स्क्वायर करते हो तो सेम इनर्शिया आता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एम के स्क्वायर लिख देंगे। तो मान लो रेडियस नहीं दिया हुआ उसमें, तो हम डायरेक्ट इससे यूज कर लेंगे। सर रेडियस ऑफ डायरेक्शन एक्चुअली होता क्या है? मैंने एक फिजिकल टर्म वो करा गया है, पर ऐसा माना गया है कि भाई ऐसा डिस्टेंस एक है जिसपे पूरा मैं मास उठा के रख दूं तो सेम इनर्शिया आए मेरा, तो एक ऐसा बस डिफाइन किया गया है उसका रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर मान लो रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा आ रहा है, उसका मतलब क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब ये है कि इनर्शिया ज्यादा है बॉडी का, है ना। सेम मास की बॉडी है, मान लो सेम मास की रिंग है, सेम मास का स्फीयर है, सेम मास का हॉलो स्फीयर है, सिलेंडर है। तो अगर मान लो के ज्यादा आ रहा है, उसका मतलब इनर्शिया ज्यादा है। तो आपको बॉडी कैसे डिजाइन करूं मैं ताकि मेरा इनर्शिया ज्यादा हो या कम हो? तो मैं उससे देखूंगा मेरा के कितना आता है ना। यस सर। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें बॉडी का, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हमारा? बॉडी का कितना आना चाहिए फॉर्मूला? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अगर रोटेट कर लिए तो हाफ एम वी स्क्वायर। वैसे तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर आप बॉडी को लोगे तो बॉडी में अलग अलग पॉइंट का आपको ऐड करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी। यस सर, यही आ जाएगा। तो v इक्वल टू ओमेगा पुट करोगे तो यही आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा हाफ m1। ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर देता हूँ मैं, और ये हाफ भी कांस्टेंट आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट आई, तो आपका क्या बन जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर रोटेशन। तो रोटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी हमारी आती है रोटेशन बॉडी की, जो केवल रोटेशन कर रही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर ये चल भी रही है और रोटेट भी कर रही है तो फिर क्या आता है? ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक, एंगुलर दोनों हो जाते हैं। तो इस केस में ये आएगा और इस केस में ये आएगा। ठीक है, उसके बाद टाउ इक्वल टू आई अल्फा का डेरिवेशन है, देख लेना, बहुत इजी है, वीडियो में देख लेना। इसमें भी हम वही करते हैं, पहले फोर्स लेते हैं, फोर्स से फोर्स इंटू आर जो है टॉर्क होता है, वहां से हम ड्राइव करते जाते हैं। ठीक है, टॉर्क को फोर्स इंटू आर, और फोर्स आपका जो है एम इंटू ए होता है, ऐसे करते हैं। और फिर जो है ए को हम एल्फा आर कर सकते हैं, तो ये एल्फा आर स्क्वायर हो जाता है।
उसको फिर हम ऐड कर लेते हैं, तो फिर एम आर स्क्वायर को जो ऐड करोगे तो आई आ जाएगा, अल्फा आपका कांस्टेंट होगा तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा एक बार। बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर निकालोगे, इसमें टर्म है एंगुलर मोमेंटम। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ओके सर। एक बॉडी का टर्म है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, जैसे हमारा लीनियर मोमेंटम उतना होता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं, वी से दैट इसका एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा आर इन आई और क्रॉस पी। आर क्रॉस पी। एल जो है हमारा वो आर क्रॉस पी होता है। आर क्रॉस पी का जो आप देखोगे डायरेक्शन हो गया, मान लो कोई बॉडी है और ये रोटेट कर रही है इसके अबाउट, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसका जो आर है और पी की तरफ होगा इसका, जिधर को वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इसकी टेंजेंशियल होगी। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी ऐसे। तो जब आप आर क्रॉस पी निकालो, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, किधर को आएगी? एक पार्टिकल ऐसा है जा रहा है और एक पार्टिकल राइट हैंड हम लोग से निकल जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ऐसे आएगा आपको। यस सर। दोनों केस में है ना। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम सबका ऐड हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल से अगर निकालोगे, आर क्रॉस पी निकालोगे तो इधर को आएगा राइट हैंड थंब रूल से। तो सबका एंगुलर मोमेंटम हर पार्टिकल में क्या होगा, ऐड कर जाएगा, सबका इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा हमारा एल। तो अगर आपको नेट एल निकालना है बॉडी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबके आर क्रॉस पी को ऐड करना पड़ेगा सारे पार्टिकल्स के। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है आप देखोगे, एल आपका जो है आई ओमेगा आ जाता है। एल इक्वल टू आई ओमेगा आ जाएगा। आप आर क्रॉस पी को अगर ऐड करोगे तो v इक्वल टू ओमेगा कर लो, तो v इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में, तो साइन 90 आ जाएगा। तो आपको जरूरत ही नहीं है एंगल की। तो r क्रॉस p करोगे तो v इक्वल टू ओमेगा r पुट करोगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये r इंटू एम ओमेगा r, ये हो जाएगा m ओमेगा r स्क्वायर। इसको जब समेशन करोगे, ओमेगा सबका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और एम आर स्क्वायर का समेशन हो जाएगा i। ये हो जाएगा आई ओमेगा, तो ये आई ओमेगा आ जाएगा एल आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप वही कर रहे हो जो आपने ट्रांसलेशन मोशन में किया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना पड़ रहा है आपको हर पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे एल इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप निकालो आपका जो टॉर्क है, सर ये किसका समेशन किया है, सबको ऐड किया? हमने जो ऐड किया है यस सर। एम आर स्क्वायर, हमने हर पार्टिकल के ना सारे पार्टिकल का वो निकाला है एंगुलर मोमेंटम। तो सारे पार्टिकल का निकालने के लिए मुझे हर पार्टिकल का ये ऐड करना पड़ेगा जो मैंने निकाला है वैल्यू ये। ओके सर, सारे पार्टिकल का मास m कंसीडर कर लिया है। नहीं, उसका मास अलग अलग होगा। मान लो तो m1 m2 m3 हो गया, तो इसको इंटीग्रेट उतने तो मैंने किया है, यहाँ पे mi इंटू आर आई इसका स्क्वायर होगा ना ये। ओके सर, ठीक है सर, समझ आ गया। ऐसे है एक्चुअली। ठीक है, ऐसे है। तो ऐसे करके हम कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब अगर हम निकाले, जैसे हमारा f इक्वल टू एम में होता है, यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो देखो हमारा जो l होगा वो होता है आई ओमेगा, और मैं डी एल बाई डी टी अगर निकालूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का ये भी डेफिनेशन होता है। तो टॉर्क आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, ये आपका हो जाएगा आई डी ओमेगा बाई डी टी विच विल कम आई अल्फा। तो टाउ जो है आई अल्फा होता है ना। तो टाउ हमारा आई अल्फा, जैसे f इक्वल टू एम ए होता है, ऐसे ही हमारा टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। इसके ये इक्विवेलेंट है। जब ऐसे कोई इक्वेशन आएगी जहाँ पे हमें आई वगैरह पता होगा तो हम अल्फा वगैरह निकाल सकते हैं। ओके यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आ रहा है विच इज लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन
सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हमारा टॉर्क जो है वो आई अल्फा के बराबर है या dl बाई dt के बराबर है, तो अगर मान लो और उसमें कुछ यूनिट वेक्टर भी तो आता था ना किसमें एंगुलर मोमेंटम वाले में। यूनिट वेक्टर, वो तो आपका डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन से कुछ भी निकाल लो, तो वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो आ जाएगा वेक्टर उसमें। यस एंगुलर मोमेंटम का दूसरा जो फॉर्मूला होता है ये होता है ना r क्रॉस p में लिखा था यहाँ पे। यस सर आ गया समझ आया। अच्छा आप यूनिट वेक्टर बोल रहे हो, परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, r क्रॉस p को करेंगे तो k क्रॉस k आ जाएगा अगर ये दोनों x y प्लेन में होंगे तो। यस सर हाँ वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर टॉर्क हमारा जीरो होगा, दिस इंप्लाइज दैट dl बाय dt इज जीरो, और ये जीरो होने का मतलब क्या है कि ये चीज कांस्टेंट है तभी डिफरेंशिएशन जीरो आता है, तो L इज कांस्टेंट। तो इफ टॉर्क इज जीरो, इफ टाउ इज जीरो, योर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वो ये बोलता है कि अगर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। जैसे हम वहां पे बोलते थे कि हमारा अगर फोर्स एक्सटर्नल जीरो है तो हमारा मोमेंटम इज कंजर्व। सर ये इसमें L क्या है, dl बाई dt? एल हमारा एंगुलर मोमेंटम अभी लिखा था यहाँ पे। ओके सर। dl बाई dt होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस सर, तो एंगुलर मोमेंटम का वो डिफरेंशिएट करके टॉर्क आएगा। हाँ उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टॉर्क आएगा। जैसे f जो आपका आता है वो dp बाई dt आता है, लीनियर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके फोर्स आता है, ऐसे ही आप ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बोलता है कि अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो आपका मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। इसके एग्जांपल क्या है अभी किसी को आइडिया? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो। इसमें एक एग्जांपल तो बेली डांसर का है। जो बेली डांसर वगैरह होते हैं वो लोग, देखो इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास कितना दूर है आपका। सर बैले डांसर नहीं, बैले डांसर। अच्छा क्या बोलते हैं? बैले। बैलेट डांसर, बैलेट यस सर। बैलेट डांसर। अब इनमें भी क्या है कि इनका जो हैंड है यहाँ पे, या सर्कस में भी करते हैं लोग, अगर यहाँ पे मैं कोई चीज मास को जो है हाथ को दूर रखूं तो मेरा इनर्शिया ज्यादा होगा इसके अबाउट, राइट। और अगर मैं हाथों को पास ले आऊं तो मेरा इनर्शिया कम हो जाएगा, घट जाएगा यहाँ पे इनर्शिया। तो इनर्शिया विल डिक्रीज इफ आई ब्रिंग माय हैंड क्लोजर। तो ये लोग जब डांस कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, पहले घूम रहे होते हैं। अब ये घूम रहे हैं तो इनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस केस में, आई ओमेगा। ठीक है। और जब ये हाथ को क्लोज ले आएंगे तो क्या चीज चेंज होगी इसमें, इनर्शिया चेंज होगा, I2 हो जाएगा, इनर्शिया कम हो जाएगा आपका I2, और एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा 2। तो आपने कोई टॉर्क तो बाहर से लगाया नहीं है। अगर आपने बाहर से टॉर्क नहीं लगाया तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व होगा। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो वी कैन राइट दिस इक्वल टू दिस। तो अगर हमारा आई यहाँ पे घट रहा है तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा। तो उनकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जब वो लोग हाथ क्लोज लाते तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। यस सर तो हमारे एग्जांपल हैं ऐसे, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि जब लोग स्विमिंग पूल में ऊपर से तो जैसे कोई प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। आपने पढ़ा था वहाँ पे, बिल्कुल
जब आपका इनर्शिया घटता है, यहाँ पे इनर्शिया घटता है तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाती है। इनर्शिया कम होता है, डिस्टेंस कम होता है तो, और यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा होता है मेरा, तो मेरी वेलोसिटी कम होती है। ये भी है। स्विमिंग पूल में जब ऊपर से जंप मारते हैं, आपने देखा होगा, तो ये लोग जो है अपने हाथ पाँव को सिकोड़ लेते हैं, तो फिर घूमने लगते हैं। समरसॉल्ट। किस चीज़ का? सर इसे समरसॉल्ट बोलते हैं ना, जो घूमते हैं। आई डोंट नो, मे बी। यस सर। तो यहाँ पे जो है ये लोग ऐसे जब करते हैं तो इसमें ये होता है, तो सारा ये आपका इनर्शिया का वो है, खेल है यहाँ पे। ऐसे ही आप मान लो कोई आपकी स्फीयर जो है मान लो रोटेट कर रहा है और आपने इसको गर्म कर दिया, स्फीयर को गर्म करा, तो क्या होगा? इनर्शिया बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा आपका, तो आपका ओमेगा घट सकता है ऐसे करते हुए। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऐसे ही और भी चीजें, जैसे हेलीकॉप्टर ही है मान लो आपका, तो हेलीकॉप्टर में ही आपका जो है ब्लेड रोटेट कर रहे हैं, तो ब्लेड मान लो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा उसके, अगर आप उसे बैलेंस ना करो। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम वहाँ पे ये जो फ्लाई व्हील वगैरह ऐसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी यूज होता है ये। आप उसको बैलेंस कर लेते हो कि ताकि ये रोटेट ना करे हेलीकॉप्टर, अदरवाइज क्या होगा, हेलीकॉप्टर रोटेट कर जाएगा, जैसे पंख घूमना शुरू होंगे, हेलीकॉप्टर उल्टी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है। अब आपने इधर को उसको एंगुलर मोमेंटम दे दिया पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर वो हेलीकॉप्टर उल्टा घूम जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा उसमें, तो वहां पे आप जो है गायरोस्कोप वगैरह बोलते हैं, उसको यूज करते हो। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। क्लियर हो सबको? यस सर। यस सर। ओके। सर प्लेनेट में भी तो देखा जा सकता है। कैसे? सर जब प्लेनेट सन के पास से गुजरेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। हाँ, वो तो मैं डिस्कस किया था यहाँ पे जब बताए थे ग्रेविटेशन में। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इनर्शिया कम हो जाएगा। यस सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ये आपके पेपर में तो नहीं आती स्कूल के, लेकिन कंपटीशन वैसे इंपॉर्टेंट है, तो इनको कर लेते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस, तो दो थ्योरम में देखो क्या बोलती है। ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यूज होती है, तो ये क्या बोलती है? पहली थ्योरम आपकी है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम कहती है कि अगर आप के दो एक्सिस हैं, जिसमें से कि एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए किसी भी बॉडी के लिए, और एनी काइंड ऑफ बॉडी। अगर एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इसका इनर्शिया आपको पता है आई है, और आपको किसी और एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना है, मान लो मेरे को इसके अबाउट निकालना है, या किसी भी एक्सिस के अबाउट, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है वो एक्सिस, तो मुझे इसकी दूरी पता होनी चाहिए। अगर मुझे दूरी पता है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ मेरा जो इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस, मान लो ये एक्सिस हमारा ए है, तो आई अबाउट ए जो होगा वो होगा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। इसको के नहीं बोलता ना, कि के तो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, एल मान लेते हैं, प्लस एम एल स्क्वायर हो जाएगा। आई ए इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एल स्क्वायर। ठीक है, अबाउट ए एक्सिस जो इनर्शिया होगा वो इसके अबाउट इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी, ये एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी है, टोटल बॉडी का मास, और एल जो है दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है। ठीक है, दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कि आपका जो ये इनर्शिया है ये आपस में ऐसे होगा। इज इट क्लियर? तो वैसे ही आया कैसे, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना।
इसका डेरिवेशन है लेकिन वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने वो कंपटीशन में आता नहीं है, स्कूल में कोर्स से बाहर तो वैसे नहीं आएगा। वैसे आप निकाल सकते हो, समीशन लेके कर सकते हो उसे भी। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट जो थ्योरम है, इसमें एक दो चीजें और हैं, अभी आगे बताऊंगा आपको, पहले दूसरी थ्योरम बता दूं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये थ्योरम बोलती है कि अगर कोई बॉडी है आपकी, प्लेनर बॉडी, कैसी बॉडी? प्लेनर, और आपको इसके एक एक्सिस आपने बनाया जो कि इस बॉडी से परपेंडिकुलर है। आपने ये एक्सिस एक बनाया, एक एक्सिस आपने, दो एक्सिस और बनाए। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है सपोज, और ये जेड है सपोज। हालांकि इनका ओरिएंटेशन उल्टा बनाना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसे बनेगा, वाई यहाँ पे और जेड यहाँ पे बना। तो ये बोलता है कि जो एक्सिस यहाँ पे बॉडी के परपेंडिकुलर है, यानी जेड, इसका जो इनर्शिया होगा ये बराबर होगा इस एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया आएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट, और प्लस वाई एक्सिस के अबाउट जो आएगा, इन दोनों का इनर्शिया इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो जेड है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, टू द लेमिना, और एक्स और वाई जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई हो, कोई भी हो सकता है। अगर ये बॉडी ऐसे है, यू कैन हैव द वन एक्सिस हियर एंड वन एक्सिस हियर आल्सो, तब भी आपका थ्योरम वैलिड हो जाएगा। इसको अगर u मान लो, इसको v मान लो, तो ये भी ठीक है। आई जेड इक्वल टू आई यू, यू प्लस आई वी वी, एनी सर ये आई यू यू और आई वी वी मतलब रिस्पेक्ट में लिखा है। यू हमने एक्चुअली दोनों तरफ एक्सिस मानोगे ना पहले, तभी तो कंप्लीट होगा आपका एक्सिस। फिर उससे इनर से निकालोगे आप, डिस्टेंस निकालोगे पार्टिकल के, इसलिए यू यू लिखते हैं और वी वी लिखते हैं, है ना? सर हाँ जी। सर आई एक्स और आई वाई तो इक्वल होते हैं ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है आई एक्स और आई वाई इक्वल हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सर जो ठीक है अगर आपका डिस्क है मान लो, तो डिस्क में इक्वल हो जाएंगे, है ना? मान लो रिंग है, डिस्क है, इसमें इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मान लो ऐसा आ गया रेक्टेंगल, और आप ये निकालो और ये निकालो तो डिफरेंट आएंगे। ये सही पूछना। तो ये थ्योरम जो वैलिड है, थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर लेमिना, इसमें ध्यान रखना। सर केवल पैरेलल एक्सिस वाली हर बॉडी के लिए मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, एक एक सारे पॉइंट पे आ रहा हूँ। थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर प्लेनर बॉडी। दूसरी बात, यहाँ पे जो जेड एक्सिस है जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास से पास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो, है ना? थ्री एक्सिस, थ्री परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस में और मे नॉट मीट एट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, जो आपकी ये थ्योरम थी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जरूरी था, है ना? दिस एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, पहली बात। दूसरी बात, थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी बॉडी, 1D 2D 3D। ये किसी के लिए भी वैलिड है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये थ्योरम किसी के लिए वैलिड है, वो थ्योरम केवल प्लेनर के लिए वैलिड है। इसमें एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है पास हो या ना हो। अब बताइए, कोई डाउट था किसी का? कोई पूछ रहा था कुछ? क्लियर हो गया? सर मैं ये पूछ रहा था कि सर ये जरूरी है कि हमेशा कि आई एक्स वाला जो है और आई वाई वाला जो है हमेशा आई जेड के इक्वल ही होगा, मतलब हाँ, जो प्लेन में एक्सिस लाई कर रहे हैं उनका सम जो है परपेंडिकुलर के बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता आई जेड प्लस आई एक्स इक्वल टू आई वाई, नहीं लिख सकते हम लोग। बट अगर हमारी जो बॉडी है वो जेड और एक्स वाले प्लेन में है तो उस टाइम तो हम ये लिख सकते हैं फिर।
हाँ तो फिर मैंने वो तो बोला जेड एक्सिस कौन सा माना है, परपेंडिकुलर तो लेने माना ना। अच्छा, मतलब हम इसमें परपेंडिकुलर को जेड मानते हैं। हाँ अगर आप ऐसे लिखोगे मान लो, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई आई वाई इक्वल टू, इसमें आई वाई बराबर हो जाएगा इन दोनों के सम के, अगर ऐसी बॉडी होगी तो। अगर वाई परपेंडिकुलर हो गया तो आप ये लिखोगे फिर आई वाई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स। यस सर। तो जो भी एक्सिस परपेंडिकुलर होगा वो इन दोनों के जो एक्सिस उस पर लाई कर रहे हैं बॉडी पे, उनका सम के बराबर होगा। ठीक है। यस सर। ओके। तो इसको यूज करके हम लोग जैसे रॉड का निकालेगा इनर्शिया, तो रॉड का आपने अभी निकाला था यहाँ पे कि यहाँ पे ml स्क्वायर बाय 12 होता है। अब यहाँ पे निकालो कितना आएगा इससे, डिस्टेंस कितना है आपका, l बाय 2 है, तो कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये एक्सिस मान लो a है, तो आई ए कितना आ जाएगा हमारा, आई सेंटर ऑफ मास सर ml बाय 3 आ जाएगा। ml स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास प्लस ml बाय 2 का स्क्वायर करोगे, ये बोलती है आपकी थ्योरम। एम डी स्क्वायर बोलती है ना वहाँ पे, कि आपका जो भी है डी स्क्वायर या एल स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एल बाय 2 का स्क्वायर आ जाता है, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4, इन दोनों को सम कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर यानी कि 4ml स्क्वायर बाय 12 विच इज ml स्क्वायर बाय, तो सेम आ गया वही जो आपने इंटीग्रेशन करके निकाला था, आपने सेम चीज पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल ली। वो क्लियर है? यस सर। ओके। सर ये जो थ्योरम है ये भी इंटीग्रेशन करके ही आएगी मतलब? ये थ्योरम जो है उससे आई है, क्या नाम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज करके आई है। एक इंटीग्रेशन से आई है, पाइथागोरस थ्योरम करके आई है। ओके सर। अच्छा। हाँ अब मान लो रिंग है आपकी, रिंग में आपको ये वाला इनर्शिया पता था कि एम आर स्क्वायर होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना होगा mr स्क्वायर बाय 4। रिंग का? एम आर स्क्वायर बाय 4 नहीं होगा सर 2 हो जाएगा। हाँ 2। ml बाय 2। 2। यहाँ पे हमारा जो इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ये आई जेड होगा, ये बराबर होगा आई एक्स एक्स प्लस वाई वाई के, और यहाँ पे दोनों बराबर होंगे सिमेट्री से, आई एक्स और आई वाई बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं इसको 2 आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स मेरा जो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो रिंग का जो इनर्शिया होता है आपको याद रखना है, रिंग का जो इनर्शिया होता है इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2, सॉरी एम आर स्क्वायर होता है, और इसके अबाउट कोई भी एक्सिस आप अगर डायमीटर पे लोगे, कोई भी डायमीटर हो, ये वाला हो दूसरा कोई भी डायमीटर, एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। ठीक है। अगर ये डिस्क होता तो कितना था, mr स्क्वायर बाय 4। पूरा आ जाता। इसके अबाउट आपका होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, इसके अबाउट उसका आधा हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। चाहे ये वाला डायमीटर ले लो, चाहे कोई भी डायमीटर ले लो, तो ये आपको याद रखने सारे। तो थ्योरम क्लियर हो रही है सबको, कैसे यूज करनी है? यस सर। ओके। यस। ओके। उसके बाद इसमें जो है रोलिंग मोशन का जिक्र है, वैसे तो पावर वगैरह का जिक्र भी है। पावर आपकी जो होती है, हम इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा पावर का, वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम तो होगा, हाँ तो क्या बनेगा, जैसे आपका एफ इंटू वी होता है ना, वहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, टॉर्क इन 2 ओमेगा।
पावर इनटू ओमेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा पावर जो है टाउ इनटू ओमेगा होगा, तो सेम फॉर्मूला जैसे वहाँ पे बना था यहाँ पे बन जाएगा, इसको निकाल भी सकते हैं चाहे तो, ठीक है। दिस इज द पावर। तो ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले हमें देखिए क्या क्या बनते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम सॉरी, पावर क्या होती है, ये सब देख चुके हैं। अब रोलिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वो भी स्कूल लेवल की रोलिंग। कोई बॉडी आपकी जो है मूव कर रही है, ये तो सबने पढ़ा होगा, रोलिंग तो पढ़ा ही हुआ है मेरे ख्याल में। मैंने पढ़ा Yes. था, तो मेडिकल वालों को तो मैंने पढ़ाया था, इंजीनियरिंग वालों जो पढ़ा ही होगा। सर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बता दो, उसमें कंफ्यूजन होता है प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में। उसमें करना क्या होता है, हमें यहाँ की वेलोसिटी निकालनी होती है बेसिकली, है ना। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आती है, इसकी जो है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के कारण v तो इधर को आएगी वेलोसिटी, और रोटेशन के कारण कितनी आएगी यहाँ पे इधर को, आर ओमेगा। r ओमेगा आएगी, ठीक है। अब इसमें 3 केस हो सकते हैं, या तो v ज़्यादा हो, या ओमेगा r ज़्यादा हो, या फिर दोनों बराबर हो। तो अगर v ज़्यादा हो तो एक केस कौन सा हो सकता है, आप जब ब्रेक लगाते हो गाड़ी पे, तो गाड़ी का ओमेगा रुक जाता है, v उसका रहता ही है, तो स्लिप करते हुए जाता है, स्लिपिंग हो जाती है वहाँ पे, है ना। उसको स्लिपिंग बोलते हैं या स्किडिंग बोलेंगे, तो वो हो गया। सर रोलिंग विद स्लिपिंग बोलेंगे इसे। हाँ बोल सकते हो, अगर आपका ओमेगा 0 नहीं हुआ, कुछ है उसकी वैल्यू, बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लीपिंग है, ठीक है। अच्छा ये वाला केस कब होगा कि ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा और v कम है, स्पिनिंग। सर रोलिंग विद नेग्लिजिबल स्लिपिंग। तो है प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। सर जब कीचड़ में बाइक का टायर फंस जाए तो रोलिंग ज़्यादा होता है और ट्रांसलेशन वेलोसिटी बहुत कम होती है। करेक्ट, ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा ओमेगा ज्यादा है, v कम है, ठीक है। अब एक स्पेशल केस आता है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये है आपका रूलिंग विदाउट स्लिपिंग, v इक्वल टू ओमेगा। रूलिंग विदाउट स्लिपिंग आप प्योर स्लिपिंग, सर वो स्पिनिंग होगा ना, कौन सा वाला, ये वाला केस, दूसरा वाला सर। दूसरा वाला होगा, इसका नाम मेरे को 1 मिनट हो गया याद करने को। ये तो हो गया आपका रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ये आपका हो गया स्किडिंग, इसका नाम यार होगा, अभी देखता हूँ मैं, याद आना मेरे को, लेकिन हमारा जो बेसिक होता है, जो वास्ता पड़ता है, इससे पड़ता है मेनली, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या प्योर रोलिंग बोलते हैं उसे। सर ये तो फुटबॉल वाला एग्जांपल भी हो जाएगा। बोल सकते हैं। तो विदाउट स्लिपिंग क्यों बोल रहे हैं? मैंने यहाँ पे जो दोनों केस में स्लिपिंग तो हो ही रही है ना, मैंने मान लो आपका v ज्यादा है ओमेगा r से, तो नेट वेलोसिटी इधर को आ जाएगी टायर की, तो एक यहाँ पे स्लिप करेगा फर्श पे। अगर ओमेगा r ज्यादा हुआ तब भी एक वो करेगा, स्लिप करेगा, है ना। तो स्लिपिंग दोनों केस में होगी, लेकिन इस केस में स्लिपिंग नहीं होगी अगर v इक्वल टू ओमेगा r हो गया, आपकी स्लिपिंग नहीं होगी फिर। सब बॉलिंग बॉल में होगी रोलिंग विद स्लिपिंग। कौन से केस में, बॉलिंग में जो आप करते हो। यस सर। अच्छा हाँ, वहाँ पे बोल सकते हो। या फिर अगर एक टायर को हाथ से फेंकेंगे थोड़ा घुमा के, उसको अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दें, जैसे हमने हवा में टायर को घुमा दिया और उसको आगे फेंक दिया, तो थोड़ा स्लिप होकर जाएगा, फिर बाद में प्योर रोल करेगा। बहुत सारे केस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो जरूरत पड़ती है इसकी पड़ती है प्योर रोलिंग की। तो यहाँ पे आपका इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद जमीन के साथ, इसकी वेलोसिटी या तो 0 होगी, या फिर जो आपका सरफेस है, मान लो ये मूव कर रहा है, सरफेस ही मूव कर रहा है आपका, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो सरफेस के बराबर होगी वेलोसिटी के, है
है ना। मान लो ये v आपका, ये v ऑफ द बॉडी है और ये v है आपका और ये ओमेगा आर है, उसका नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का जो आएगा वो कितना आएगा, v माइनस ओमेगा आर। वो अगर इस बॉडी के या ब्लॉक के वेलोसिटी के बराबर है तो इन दोनों केस में हम बोलेंगे कि यू हैव द प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, है ना। ये पॉइंट जो है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या फिर जमीन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है इस केस में। तो देयर इज नो स्किडिंग, देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्किडिंग, देयर इज नो स्लिपिंग। ठीक है, तो ये केस हमारा इन दो केस में हो सकता है। एक केस में हमारा v इक्वल टू ओमेगा आर आएगा और एक केस में हमारा v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेज आएगा। ये बात समझ में सबको? यस सर। सर ये लास्ट वाला केस बता दीजिए एक बार। लास्ट वाला इक्वल टू वीबी। व्हिच वन? दिस वन? यस सर। इस केस में तो ये हुआ ना, आपकी इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाली तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमारी जो आएगी वो v माइनस ओमेगा आर आएगी। यहाँ पे भी v माइनस ओमेगा आर आर थी, तो हमने v माइनस ओमेगा को क्या किया, यहाँ पे ग्राउंड की वेलोसिटी के बराबर किया तो जीरो। यस सर। तो यहाँ से v इक्वल टू ओमेगा आर आ गया। आर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने v माइनस ओमेगा आर को जो निकाला हमने, अगर वो v b के बराबर आ जाए तो मतलब इसमें हमारा ब्लॉक भी मूव कर रहा है साथ में। हाँ, नीचे वाला ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है। ओके सर, आ गया। ठीक है, तो इसमें इस केस में देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन दीस टू। ओके, यस सर। ठीक है। अब जो है यहाँ पे तो दूसरे वाले का क्या नाम है? तो सेम ही है, दूसरे वाले का नाम अभी सोच रहा हूँ मैं भी क्या है, रुको याद करने दो। ठीक है, एक्चुअली हमारे वो पढ़ती नहीं जरूरत इनकी, तो कभी याद नाम में रखता नहीं किया तो। अच्छा, अभी प्योर रोलिंग की बात कर लेते हैं पहले, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये आपका ये आ गया, ठीक है। प्योर रोलिंग को कंडीशन क्लियर हो गई हमने क्या है। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि फ्रिक्शन एक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर हमारे यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन मे और मे नॉट एक्ट, फ्रिक्शन मे और मे नॉट एक्ट डिपेंड ऑन द कंडीशंस, वो आपको निकालना पड़ेगा। एक बात तो ये है यहाँ पे प्योर रोलिंग के केस में, तीनों केस में प्योर रोलिंग की बात चल, यस सर, प्योर। फ्रिक्शन मे और मे नॉट एक्ट, फ्रिक्शन एक्ट करे या ना करे, वर्क डन इज 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज 0, चाहे वो वर्क करे या ना करे, वर्क डन उसका 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा आगे डिपेंड करेगा, कंडीशन देखेंगे कि वहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको देखेंगे कैसे सर कैसे। v इज इक्वल टू ओमेगा आर और ओमेगा आर ग्रेटर देन v, दोनों एक और बार बता दीजिए। v इक्वल टू ओमेगा आर एंड ओमेगा आर ग्रेटर देन v। ओमेगा आर ग्रेटर देन v मतलब आपका, देखो ये वाला केस तो मैंने आपको बोला कि v ज्यादा हो गई ओमेगा आर से, मैंने टायर चल ज्यादा रहा है और घूम कम रहा है। तो ये केस कब हो सकता है, घूम कम रहा है चल ज्यादा रहा है, कि आप जो है ब्रेक लगा दो, जब ब्रेक लगाते हो उसकी आप वो रोक देते हो, घूमना उसका रोक देते हो टायर का, तो फिर वो घिसकता हो जाएगा आगे, तो आप बोलोगे कि उसका v ज्यादा है ओमेगा आर कम है ना। ये वाला केस हो गया स्पीडिंग वाला। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब मान लो गाड़ी कीचड़ में फंस गई तो आप वो चलाओगे, एक्सीलेटर दबाओगे तो क्या होगा, घूमेगी बहुत ज्यादा, टायर घूमेंगी उसके, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। यस सर। तो उस केस को उसमें क्या बोलेंगे, ओमेगा आर ज्यादा है, ओमेगा आर ज्यादा है और हमारा v कम है, तो वो केस हो गया हमारा ये वाला सेकंड वाला। थर्ड केस है कि दोनों आपस में बराबर हो। थर्ड केस जो है जो दोनों आपस में बराबर हो वो हम डिस्कस कर रहे हैं प्योर रोलिंग। ओके सर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग का। ये इस वाले केस को हम बोलते हैं, मैं भी नेट पे चेक कर रहा था, मैं भी भूल गया, स्लिपिंग बोलते हैं इसे, स्लिप करना। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या रोलिंग विदाउट स्किडिंग।
जो हमने थर्ड केस बनाया है। ओके यस चलो, तो हमें Yes. प्योर रोलिंग डिस्कस करना है। प्योर रोलिंग में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन में और मे नॉट वर्क, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, चाहे वो वर्क करे या ना करे। तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, या एनर्जी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। यस कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमें ये चीज ध्यान रखनी है बहुत। तो इसमें एक डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं फटाफट से, या आप देख लेना नेट पे, मैं कुछ और बातें बता दूंगा तब तक। इसका डेरिवेशन ये है कि ये एक सिलेंडर है, नीचे रोल करता हुआ आ रहा है, प्योर रोलिंग करता हुआ, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें ड्राइव करना होता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका जो फाइनल आंसर आता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइनल आंसर आता है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i बाई एम के स्क्वायर mr स्क्वायर। ठीक है, ये आता है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन आता है। अब इस पे बेस काफी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बनते हैं। क्वेश्चन क्या बन जाते हैं कि हमने एक डिस्क को नीचे भेजा, स्फीयर को भी भेजा, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कौन पहले आएगा। तो कौन पहले आएगा किस पे डिपेंड करेगा कि इसका ए ज्यादा होगा तो पहले आएगा, टाइम कम लगेगा उसे, और ए ज्यादा किसका होगा जिसका इनर्शिया कम कम होगा। हो कम होगा। ज्यादा। तो आप देख लोगे इनर्शिया जिसका कम होगा उसको टाइम कम लगेगा, तो वहां से चेक कर लेंगे। तो है ना, काफी क्वेश्चन इस पे से बन जाते हैं। या फिर किसकी स्पीड ज्यादा होगी जब नीचे पहुंचेगा वो। तो सर अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो सबका तो सेम ही आएगा ना। अगर फ्रिक्शन लेस हो तो देयर विल बी नो रोलिंग इन दिस केस, तो सेम आएगा, तो बस ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी वहाँ पे। केवल ट्रांसलेशन वेलोसिटी आएगी, ओके। क्योंकि रोटेट कराने के लिए टॉर्क चाहिए, और हाँ, टॉर्क अगर फ्रिक्शन से बढ़े, बढ़ेगा इस लाइन पे। तो अगर फ्रिक्शन जीरो है तो टॉर्क इज जीरो, तो ओमेगा विल बी कांस्टेंट। ठीक है, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आता है, मान लो कई बार जैसे ऐसा आता है कि भाई आपने मान लो एक डिस्क को ऊपर भेजा और इसकी ओमेगा आपको पता है, वी पता है, और ये प्योर रोलिंग करते हुए ऊपर गई, तो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, हाइट निकालनी है। कैसे निकालोगे? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इनिशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, फाइनल mgh। mgh। इसको इक्वेट कर लेंगे हम, तो यहाँ से हमारा हाइट आ जाएगा, कितनी हाइट तक ये बॉडी पहुंचेगी। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका डेरिवेशन देख लो ध्यान से। ठीक है, तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या इक्वेशन बनती फिर ये? अगर फ्रिक्शन जीरो होता है यहाँ पे तो क्या इक्वेशन बनती है इस केस में? इनिशियल एनर्जी तो यही होती, फाइनल में क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ये तो लिखते हैं प्लस, ये लिखते हैं तो यहाँ पे आपका जो h आता वो आता यहाँ से हाफ एम डी स्क्वायर को सॉल्व करके। तो h यहाँ पे कम आया ज्यादा आया? सर कम आएगा यहाँ पर। यहाँ पे कम आएगा, है ना, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है कुछ पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी अभी है बची हुई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम होगी, तो एक कम हाइट तक जाएगा ऊपर। क्योंकि यहाँ पे केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी है वही यूज हो रही है, जबकि पहले वाले केस में ट्रांसलेशनल रोलिंग एनर्जी जो हमारी रोटेटिंग एनर्जी थी वो दोनों यूज हो रही थी। बोल सकते हैं बिल्कुल, उसमें दोनों यूज हो रही थी आपकी, रोटेशन वाली भी और ट्रांसलेशन वाली भी। यहाँ पे केवल ट्रांसलेशन वाली कन्वर्ट हो रही है mgh में, तो यहाँ पे हमारा हाइट कम हो गया। क्लियर सबको? यस सर। ओके, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो मैंने स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट नीट वगैरह में फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और जेई में भी इस बार जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो बहुत ईजी है। तो एडवांस में का फेवरेट है, एडवांस वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, बाकी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा है, तो आप एक बार डेरिवेशन वगैरह देख लेना इसके,
थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना हल्के फुल्के, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है सारे, तो हो जाएंगे। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था सचिन का। पूछो। सर एक पिस्टन है, उसका प्रेशर है पीवी। सर हम जा सकते हैं? अच्छा, बाकी किसी को डाउट तो नहीं है ना फिर? नो सर। ठीक है, तो बाकी लोग लीव कर सकते हैं, अपना तैयारी करो पेपर का। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है? सर एक पिस्टन रखा वर्टिकल पोजीशन में, और उसमें कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर है पी और वॉल्यूम है वी। तो जब ये एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड हम एनर्जी मेथड से कैसे निकालेंगे? 4 साल से तो आ गया, आइसोलेटेड है, एडियाबेटिक है। आपने पहले यस सर। गामा हमें पता है यहाँ पे। अच्छा, फोर्स मेथड आप एनर्जी मेथड से निकालना चाह रहे हैं इसको? यस सर। यहाँ पे हमें एनर्जी अगर हम लिखें, इसकी पिस्टन का मास m माना होगा आपने, हाइट h, अगर ये x डिस्प्लेस हुआ है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो mgx माननी पड़ेगी। पोटेंशियल प्लस क्या रहेगी, काइनेटिक लेनी पड़ेगी, प्लस गैस की एनर्जी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे गैस की एनर्जी क्या मानोगे? आपका प्रेशर P है मान लो, और वॉल्यूम V है, तो गैस की एनर्जी क्या होगी? सर इसमें सर गैस की एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी लेंगे या इंटरनल एनर्जी लेंगे, वही समझ में नहीं आया। तो एक ही बात है, इंटरनल काइनेटिक ही होती है गैस की। तो फिर 3/2 पी भी ले सकते हैं। 3/2 पी काइनेटिक ले रहे हो आप, आना वही कर रहे हो आप ना? ओके यस सर। एक मिनट रुको, लेकिन ये गैस कैसी है, मोनो डिपेंड करेगा ना ये। सर गामा ले लेते हैं उसका जो भी है। तो क्या लिखेंगे फिर? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सर मैंने ऐसे करने की कोशिश करी कि क्योंकि ये एसएचएम है और आइसोलेटेड है, तो मतलब यहाँ पे जो हीट डिसिपेशन है वो तो 0 हो रहा है। हाँ, तो यानी कि ये जो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, और मतलब डैम्प ऑसिलेशन नहीं है ये। ठीक है। तो सर यहाँ पे जो मेन पोजीशन पे जो एनर्जी होगी वही वही एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, क्योंकि ये तो पोजीशन इजी है कैलकुलेट करना। अच्छा ठीक है। तो मेन पोजीशन पे हम मान लेते हैं कि जो गैस की इंटरनल एनर्जी वो U1 है, और पिस्टन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अच्छा, मेन पोजीशन पे, ठीक है। यस सर। तो ये इसकी मेन पोजीशन पे एनर्जी हो गई, और ये इक्वल होगी जो एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी है उसके। तो उससे जो पिस्टन ऊपर गया हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, और U2, और यहाँ पे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मेन पोजीशन पे जो वो होती है वेलोसिटी होती है, वो होती है a² ω²। ठीक है। और एच भी हम ले लेते हैं कि वो पूरा m, क्योंकि एक्सट्रीम पे चला गया तो h मतलब a है। h a के बराबर है, ठीक है। यस सर। और U2 माइनस U1 आ जाएगा इसकी चेंज इन एनर्जी। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ से क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, एडियाबेटिक है, तो Q 0 है, चेंज इन एनर्जी हो जाएगा वर्क। चेंज इन एनर्जी हमारे वर्क के बराबर आती है, ये वाली चेंज इन एनर्जी। जी सर। वर्क डन बाय व्हाट? यस सर, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस, तो डेल्टा Q 0 है। ओके ठीक है। यस सर। तो एडियाबेटिक में अगर या तो डिराइव भी कर सकते हैं, या फिर एडियाबेटिक में होता है डेल्टा PV अपॉन गामा -1 वर्क। हाँ, उससे निकाल लेंगे, ठीक है। यस सर। तो सर यहाँ तो सब सही लग रहा है, पर अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एक एम्पलीट्यूड A रह जाएगा यहाँ पे, वही सॉल्व नहीं हो रहा बस। A को स्मॉल मान लो, नहीं तो स्मॉल होगा, नेगेटिव नहीं हो रहा इसमें। A तो स्मॉल ही होगा। तो स्मॉल मानेंगे भाई, आपका एसएचएम जो यूजुअली आप मानते हो सिंपल, वही मानते हो ना छोटे एम्पलीट्यूड के लिए। जनरली कट जाता है ना ये। हाँ, कई बार नहीं भी कटता तो हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल है, तो एक दो ऐसे डायरेक्शन भी आते हैं, मानना पड़ता है। जैसे तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लूँ? अगर बायनोमियल लग रहा है तो बायनोमियल लगा, तो हटा दो उसे सीधा ही। ओके सर। मैं और सर अगर अभी सॉल्व करके ग्रुप में डाल देता हूँ आपके टेलीग्राम में, मैं भी एक बार चेक कर लूँ पहले। सर और क्या बोल रहे हो आप इसमें? बोलो। अगर सर इस पिस्टन को मैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लूँ, अच्छा, तो एसएचएम रुक जाएगा?
वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर ले तो क्या एसएचएम रुक जाएगा? कोई तो फोर्स ही नहीं लगेगा, बस गैस पिस्टन पे फोर्स लगेगी, पिस्टन को रोकने के लिए तो कोई फोर्स है नहीं। है ना, उसका प्रेशर कम हो जाएगा ना जब पिस्टन आगे जाएगा तो। यस सर। अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर ज्यादा हो तो अंदर को धकेलेगा ना फिर। अभी भी होगा वो एसएचएम, हाँ अब भी होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। क्योंकि पर आइसोलेटेड सिस्टम लिया है ना। आइसोलेटेड नहीं, आइसोलेटेड मतलब कि बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं, आप ये बोल रहे हो? जी सर। तो अगर बाहर से प्रेशर नहीं होगा तो फिर तो बाहर से प्रेशर नहीं है तो आप कह रहे हो रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है कोई। यस सर। रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो ये तो पिस्टन बाहर को आता रहेगा, निकल जाएगा बाहर ही, आप ये बोल रहे हो। तो वो केस तो यहाँ पे भी हो सकता है अगर आपका पिस्टन सफिशिएंट लेंथ का ना हो तो। आप पर यहाँ पे ग्रेविटी तो है। ग्रेविटी है केवल यहाँ पे, है ना? यस सर। हाँ डिपेंड कर सकता है इस पे कि अगर आपका बाहर प्रेशर है या नहीं है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स तो हमारा प्रेशर के कारण ही डेवलप हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज कोई रीजन है नहीं यहाँ पे डेवलप होने का। यस। आप कह रहे हो कि आप प्रेशर नेगेटिव हो जाए, मैंने गॉज प्रेशर नेगेटिव हो गया यहाँ पे और बाहर प्रेशर 0 है। नेगेटिव तो नहीं हुआ मैंने, हाँ गॉज तो नेगेटिव हो जाएगा P0 से, लेकिन तब भी आप कह रहे हो ये हाँ तो मूव तो करता ही रहेगा, तब भी बाहर निकल जाएगा पिस्टन। बोल सकते हैं आप ऐसे से रुक जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाएगा आपके पास। तो फाइनल आंसर में जी आ रहा था क्या? सर एक तो गामा आ रहा था हाँ। और पिस्टन का सरफेस एरिया आ रहा था। अच्छा। यस सर, और इतना ढंग से याद नहीं है अभी। अच्छा तो अब इसमें अगर जी वगैरह आ रहा होगा तो क्या नाम बोलते हैं वो हो जाएगा। जी को 0 पुट करके देख लो वहाँ पे, आप जो कंडीशन बता रहे हो हॉरिजॉन्टल वाली, तो जी को 0 पुट करके अगर हम चेक करें तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा हमें कि हॉरिजॉन्टल में क्या होगा। यस सर, अगर मतलब टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ गया मतलब पिस्टन बाहर निकल जाएगा। हाँ अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट है तो उसमें बाहर निकल जाओगे। ओके सर। एक मिनट रुको, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा इसमें बाहर P0 माना हुआ है इन्होंने, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें एडियाबैटिक ही है, लेकिन बाहर मतलब P0 प्रेशर माना है, हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ सिलेंडर को। तो फिर तो बाहर एक अपोजिंग फोर्स है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी प्रेशर घट जाएगा। हाँ तो यानी अगर उसके बिना करोगे तो नहीं होगा, फिर तो उनको P0 दे रखा है यहाँ पे जानबूझ के। यस सर। ये है। तो अब यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है फाइनली कि टाइम पीरियड ए का क्या होगा, ये प्रॉब्लम आती है ना। यस सर। अच्छा चलो मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या निकलेगा इसमें, ए का क्या करना है। ठीक है। यस सर।